ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, ये किताब उसकी है। दिस बुक, ये किताब है, इज, उसकी के लिए क्या कहें? अगर कोई लड़की है मान लीजिए, उसकी ये किताब, दिस बुक इज हर्स या दिस बुक इज हर? सोचिए क्या आंसर सही है। मान लीजिए मैं ये कहता कि ये किताब मेरी है, तो जनरली इसके लिए आपने सेंटेंस सुना है, क्या सेंटेंस होता है? दिस बुक इज माइन। वैसे तो इसी बात को कहने का एक और तरीका भी तो हो सकता है। मान लीजिए मुझे कहना है कि ये किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन, ये दिस इज माई बुक। तो आप देखिए कि ये माइन और ये माय, दोनों का मतलब तो यही ना, मेरी, लेकिन एक जगह पे माइन आ रहा है, एक जगह पे माय आ रहा है। जब भी आगे कोई नाउन बताया गया हो, ये है मेरी किताब, तुम्हारी किताब, हमारी किताब, तो किताब तो एक नाउन है ना, तो नाउन से पहले आता है। ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है, जबकि ये एक पजेसिव प्रोनाउन है। इसके बारे में प्रोनाउन एडजेक्टिव्स में बताया हुआ है, तो रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि पजेसिव प्रोनाउन की जो कैटेगरीज हैं, जैसे ये किताब मेरी है तो दिस बुक इज माइन, ये किताब उसकी है, कोई लड़का है, हिज, ये किताब उसकी है, कोई लड़की है, हर्स, ये किताब हमारी है, आर्स, एस लग गया। हिज के केस में एस नहीं लगता क्योंकि ऑलरेडी एस है, इसलिए इसके केस में नहीं लगता है। अभी आप देखते जाइए। और जैसे कि ये किताब उनकी है, कई सारे लोग हैं, उनकी है ये किताब, देयर्स। ये किताब मेरी है, उसकी है, उसकी है, हमारी है, उनकी है, तुम्हारी है। मान लीजिए ऐसा कहता हूं तुम्हारी है, दिस बुक इज योर्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि पजेसिव प्रोनाउन की वही कैटेगरी चलती रहती है, ये बिल्कुल सही है। और अगर इसी बात को इधर कहते, दिस इज माई बुक की जगह किसी लड़के की बुक है, दिस इज हिज बुक, किसी लड़की की बुक है, दिस इज हर बुक, यहां पर एस नहीं लगता है, तो पजेसिव प्रोनाउन में ये देखिए एस लग रहा है, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव में नहीं लग रहा है। और फिर ये हमारी किताब है, दिस इज आवर बुक, ये उनकी किताब है, दिस इज देयर बुक, ये तुम्हारी किताब है, दिस इज योर बुक। यहां तो एस नहीं लगा ना कहीं, इसमें लगा। लेकिन हां ये बात सही है कि हिज एज अ पजेसिव प्रोनाउन भी, एज अ पजेसिव एडजेक्टिव भी बिल्कुल सेम स्पेलिंग आती है। ये तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कुल मिला के यहां पर सही विकल्प क्या है? ए। अब आ जाइए इस क्वेश्चन पे। ही इज डॉट 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 एस आई इन द पुलिस। एस आई किसका शॉर्ट फॉर्म है? सब इंस्पेक्टर का। वो है एक सब इंस्पेक्टर पुलिस में। एक के लिए अ का यूज करें, ए का या एन का। आप में से कई स्टूडेंट्स के मन में ये आ सकता है कि यहां पर ए का यूज होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगला वर्ड जो है वो क्या है? एस आई। एस ये तो एक कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है, तो ए का यूज तो हम करते हैं जब नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत किसी व्यंजन से हो, और एन का यूज करते हैं जब नेक्स्ट वर्ड की शुरुआत किसी वॉवल से हो, यानी कि स्वर से हो। तो इसलिए आपको लगेगा ए आएगा, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि बात ये नहीं होती कि अगले वर्ड की शुरुआत किस लेटर से हो रही है। लेटर कौन है? वॉवल है या कॉन्सोनेंट? मैटर ये करता है कि अगले वर्ड की शुरुआत किस साउंड से हो रही है। तो इसका साउंड देखिए, जब आप इसे बोलते हैं ऐसा है, तो साउंड क्या आ रहा है? साउंड आ रहा है ए का। बोल तो आप एस रहे हैं देखिए, लेकिन आप एस कैसे बोल रहे हैं? एस, ए का साउंड आ रहा है। तो जब साउंड आ रहा है किसी वॉवल का, स्वर का, ऐसे में यूज करना होता है एन। और अगर साउंड आता किसी कॉन्सोनेंट का, यानी व्यंजन का, तो करना होता है यूज अ, यानी ए। जब सेंटेंस में यूज होता है तो हमेशा अ बोला जाता है। वैसे ही लेटर के फॉर्म में अगर आप देखें तो क्या ये ए है। तो ऐसे केस में चूंकि वॉवल साउंड से शुरुआत हो रही है, आप यूज करेंगे एन। ही इज एन एस आई इन द पुलिस। अब जो आपके सामने ये दो क्वेश्चंस हैं, इन दोनों क्वेश्चंस में एक वर्ड कॉमन है, ए डबल डी आर ई डबल एस। व्हाट इज योर, इसे क्या बोलेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे, उच्चारण कैसे करेंगे? एड्रेस या एड्रेस? और दूसरे क्वेश्चन में आई हैव कम हियर टू, एड्रेस या एड्रेस?
ध्यान से सोचिए, प्रोनाउंसिएशन की वीडियो में इसी कोर्स में मैंने आपको ये बात बताई हुई है। थोड़ा सोचिए, अपना आंसर तैयार करिए, फिर देखिए कि क्या एग्जैक्ट आंसर। ये जो वर्ड होता है ना ADDRESS, इस वर्ड को या तो एक नाउन की तरह किसी सेंटेंस में यूज किया जाता है, संज्ञा की तरह, और या फिर किसी वर्ब की तरह, यानी कि क्रिया की तरह। ठीक है, जब एज अ नाउन यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है पता, जैसे हम किसी का पता पूछते हैं। और जब एज अ वर्ब यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है संबोधित करना। संबोधित करना का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप स्टेज पे गए, आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, उनको अपनी बात बता रहे हैं, तो एक तरह से आप उनको संबोधित कर रहे हैं, आप उनको कोई स्पीच दे रहे हैं, कोई लेक्चर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन में व्हाट इज योर, जब मैं पूछ रहा हूं तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? आपका पता क्या है? पता पूछने की बात हो रही है। तो जब भी एज अ नाउन यूज किया जाता है तो प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, उच्चारण कैसे किया जाता है? एड्रेस। व्हाट इज योर एड्रेस? लेकिन इस सेंटेंस में आई हैव कम हियर, मैं यहां आया हूं क्या करने के लिए? आप लोगों को संबोधित करने के लिए। तो यहां पर ADDRESS ये एज अ वर्ब है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन इस केस में जब एज अ वर्ब होता है तब क्या प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी? एड्रेस। तो आप देख सकते हैं कि एक ही वर्ड को दो अलग अलग तरीकों से प्रोनाउंस किया जाता है, डिपेंड करता है कि उस वर्ड का यूज सेंटेंस में एज अ नाउन हो रहा है या फिर एज अ वर्ब। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ही वॉन्ट्स टू डॉट 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 एटलीस्ट 10 kgs वेट। वो कम से कम 10 किलो वेट कम करना चाहता है। 3 ऑप्शंस आपके सामने, सोचिए कौन सा ऑप्शन सही है। ये जो पहला ऑप्शन है इसे कैसे बोला जाता है? इसे कहा जाता है लूज। ज के नीचे बिंदु भी होता है, ये ध्यान रखें, ज का साउंड, लूज। ये जो है ये है लॉस। लॉस मतलब क्या होता है? हानि या नुकसान। ये एक नाउन है, जबकि ये जो है LOOSE, इसे भी प्रोनाउंस किया जाता है लूज। तो ये और ये सेम तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? ढीला। जैसे आपकी शर्ट ढीली है, योर शर्ट इज लूज। लेकिन ये जो लूज है इसका मतलब होता है कम करना, घटाना। तो यहां पर सही ऑप्शन है ये वाला, ही वॉन्ट्स टू लूज एटलीस्ट 10 kgs वेट। नेक्स्ट, आई हैव डॉट 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 द शर्ट बिहाइंड द डोर। आपके सामने 2 ऑप्शन है, हैंग्ड या हंग। आप जानते हैं एक वर्ड होता है हैंग। हैंग मतलब होता है लटकाना या लटकना। तो अंडरस्टूड है कि इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा? मैं दरवाजे के पीछे शर्ट लटका चुका हूं, या मैंने शर्ट लटका दी है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस में आप जानते हैं यहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो हैंग की थर्ड फॉर्म हैंग्ड है या हंग? तो मैं आपको ये बता दूं, ये एक ऐसा वर्ड है जिसके 2 मीनिंग होते हैं। एक तो जैसे फांसी पे लटकाने की बात होती है, उसके लिए भी हैंग का यूज करते हैं, और कील में आपने किसी चीज को लटका दिया, रस्सी में आपने किसी चीज को लटका दिया, उसके लिए भी हैंग का यूज करते हैं। तो जो फांसी देने वाला होता है उस केस में तो हैंग की 3 फॉर्म्स क्या होती हैं? फर्स्ट फॉर्म तो ऑब्वियसली हैंग है, सेकेंड फॉर्म भी होती है हैंग्ड, थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड। लेकिन जब आप कील में कुछ लटका देते हैं, किसी रस्सी में कुछ लटका देते हैं, उसके लिए फर्स्ट फॉर्म तो ठीक है हैंग है, लेकिन सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है हंग। तो यहां पर हम शर्ट को दरवाजे के पीछे लटकाने की बात कर रहे हैं, तो अंडरस्टूड है कि यहां पर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हंग। आई हैव हंग द शर्ट बिहाइंड द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मुझे भिजवाया गया। मान लीजिए आपको किसी को ये बात कहनी है, मुझे भिजवाया गया, तो इस बात को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहले सोचिए, खुद सोचिए कि कैसे बनाया जाएगा। आप में से किसी के मन में आ सकता है आई वॉज सेंट। ये गलत है। आई वॉज सेंट मतलब तो मुझे भेजा गया, मुझे भेजा नहीं गया, मैंने कहा मुझे भिजवाया गया। और इन दोनों सेंटेंस में फर्क होता है, क्योंकि आपको तो ये लगेगा कि मुझे भेजा गया बोलो चाहे मुझे भिजवाया गया बोलो, बात तो एक ही है।
लेकिन कई बार चीज़ें बहुत अलग होती हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे को कहीं भेजा गया और आप, मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि तुझे इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में भेजा गया है, और मैंने तब क्या कहा, मैंने कहा भेजा नहीं गया है, मुझे भिजवाया गया है और इसके पीछे किसी और का हाथ है। तो भेजा नहीं गया है बल्कि भिजवाया गया है। फर्क है ना इन दोनों चीज़ों में। भिजवाया के केस में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, और भेजने के केस में मेरे ही डिपार्टमेंट ने मुझे ऑर्डर दिया कि उस डिपार्टमेंट में चले जाओ। तो जैसा हम हिंदी में बोलते हैं वैसे ही एक्सप्रेशन इंग्लिश में भी तो होना चाहिए, इसलिए इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क होता है। तो मुझे भिजवाया गया के लिए आई वॉज सेंट तो हम कभी कह नहीं सकते। अब हमें यह सोचना है कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, मुझे भिजवाया गया, भेजा नहीं गया बल्कि भिजवाया गया, यानी काम को किया नहीं गया बल्कि करवाया गया। ऐसे केसेस में सेंटेंस कैसा होता है, कॉजेटिव वर्ब का। अब दूसरी बात, ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। मुझे भिजवाया गया किसी के द्वारा, किसने भेजा ये नहीं बताया, पर किसी के द्वारा भिजवाया गया, ठीक है, ऐसा सेंटेंस पैसिव में होता है। तो हमने ये दो बातें तो पकड़ ली हैं, और ये बातें इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में ये दोनों ही तरह की वीडियोस को कवर किया गया है। अब तीसरी चीज देखिए, मुझे भिजवाया गया। अब हमें ये पकड़ना है किस टेंस का सेंटेंस है। आया गया, उठा बैठा, रोया सोया, किसी काम को किया गया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस का रूल क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, यहां पर भी है यहां पर भी है, ठीक है। पैसिव वॉइस के सेंटेंस में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वॉज का यूज किया जाता है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तीनों जगह पे ये है। अब तीसरा पॉइंट, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में जो भी सेंटेंस की मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और पॉजिटिव वर्ब के इस तरह के सेंटेंसेस की जो मेन वर्ब होती है मेक, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज तीनों जगह पे किया गया है। लेकिन अब अगला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इन तीन में से एक को एलिमिनेट कर देगा। वो क्या है पॉइंट, जब भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है पॉजिटिव वर्ब का, टू का यूज जरूर किया जाता है, जबकि यहां पर टू का यूज नहीं हो रहा है, इसलिए ये सेंटेंस तो सही नहीं हो सकता। अब उसके बाद ये सही है कि ये सही है, आपके मन में आ सकता है कि भेजने की बात हो रही है तो सेंड का यूज होना चाहिए, ठीक है। तो आपको याद दिला दूं, पॉजिटिव वर्ब्स के केसेस में हमेशा आपने ये देखा है मेन वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म, लेकिन उसके बाद जो भी सेकेंडरी वर्ब है उसकी हमेशा फर्स्ट फॉर्म। ये तो फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस भी गलत है। लेकिन अब एक चीज आपके मन में और आ सकती है, अगर यहां पर सेंट की जगह सेंड होता, SEND, तो शायद आपको ऐसा लगता कि ये है करेक्ट ऑप्शन। लेकिन आप याद करिए, पॉजिटिव वर्ब्स के रूल के हिसाब से हमेशा ये देखा जाता है कि जो भी सब्जेक्ट है उसने क्या काम किया, जो काम उसने किया वो बताया जाता है। अब देखिए, मुझे भिजवाया गया, सब्जेक्ट हूं मैं, तो मैंने भेजने का काम थोड़ी किया, मैंने तो जाने का काम किया। मुझे भिजवाया किसी ने और मैं गया, तो मैंने जाने का काम किया, तो जो काम मैंने किया वो है यहां पर आना चाहिए। जबकि इसमें क्या है, मैंने भेजा नहीं ना, मुझे तो भिजवाया गया, मैं तो गया। तो ये बात पॉजिटिव वर्ब्स में क्लियर की गई है। अगर आपने टेंस की वीडियो, पॉजिटिव वर्ब की वीडियो, पैसिव वॉइस की वीडियो नहीं देखी है तो आप चीजों को थोड़ा समझ नहीं पा रहे होंगे। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उसे घर जाना पड़ा होगा, सोचिए कौन सा सेंटेंस सही है। ही विल हैव टू गो होम, ही वुड हैव टू गो होम, ही वुड हैव हैड टू गो होम। पहले वाले ऑप्शन में ही विल हैव टू, विल हैव टू का यूज तो हम तब करते हैं, मॉडल वर्ब्स में बताया था, जब हमें कहना होता है किसी काम को करना पड़ेगा, उसे घर जाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता सेंटेंस तो ही विल हैव टू गो होम। उसे घर जाना पड़ता, ऐसे में ही वुड हैव टू गो होम। लेकिन उसे घर जाना पड़ा होगा, ऐसे में मैंने आपको क्या बताया था, ही वुड हैव हैड टू गो होम। तो वुड हैव हैड टू का यूज होगा यहां पर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। दिस बिल्डिंग इज सेट टू ... कंस्ट्रक्टेड नेक्स्ट ईयर।
दिस बिल्डिंग इज सेड टू डॉट 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 कंस्ट्रक्टेड 3 years ago। दोनों क्वेश्चंस में बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है, नेक्स्ट ईयर या फिर 3 years ago। दोनों क्वेश्चंस के आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए, आपको यह बताना है कि कौन सा विकल्प यहां पर आएंगे। इस बात को समझने के लिए पहले मैं आपके सामने 2 सेंटेंसेस लिखता हूं। इन दोनों सेंटेंसेस को लिखने के पीछे रीजन ये है कि आप ये भी समझिए कि सेंटेंसेस के मतलब क्या हैं। पहला सेंटेंस, इट इज सेड दैट दिस बिल्डिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड नेक्स्ट ईयर। यह कहा जाता है कि यह बिल्डिंग अगले साल कंस्ट्रक्ट की जाएगी, यानी अगले साल बनाई जाएगी। ठीक हो गया। जबकि दूसरा सेंटेंस, इट इज सेड, यह कहा जाता है कि दिस बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड 3 years ago। यह बिल्डिंग 3 साल पहले बनाई गई। ठीक है ना। इसमें अगले साल बनाई जाएगी और इसमें 3 साल पहले बनाई गई, तो यह बात हो रही है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्ट हो चुके होने की, यानी बीते कल की। जबकि इस केस में फ्यूचर में बिल्डिंग बनाई जाएगी। ये जो पहला वाला सेंटेंस है, ये सेंटेंस इस तरह से भी बनाया जा सकता है, जहां पर कि आप क्या करते हैं, ये पूरा पोर्शन हटाते हैं, आप दिस बिल्डिंग इसे सब्जेक्ट बना देते हैं और उसके बाद इज सेट टू लगाते हैं और फिर आगे का सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये बात मैंने आपको सेट टू के फॉर्मेशन में बताई है। जबकि ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है, जिसमें बीते कल में बिल्डिंग बनाए जा चुके होने की बात हो गई कि बनाई गई, बिल्डिंग तो बन चुकी, ये वाला केस है। दिस बिल्डिंग इज सेट टू, उसके बाद फॉर्मेशन बनाते हैं, सेट टू के फॉर्मेशन में बताया था, अभी बताऊंगा कैसे, कंस्ट्रक्टेड 3 years ago। तो ये जो 3 years ago है देखिए, और ये जो नेक्स्ट ईयर है ये देखिए। ठीक है। अब आपको कुछ याद आ रहा है कि यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा। सोचिए आप, जब भी फ्यूचर में किसी काम को किए जाने के बारे में बताया जाता है, ऐसे में सेड के तुरंत बाद क्या आता है, टू बी। ये ऑप्शन सही है। जबकि जब बीते हुए कल में किसी काम के हो गए होने की बात होती है, ऐसे में सेड के बाद क्या आता है, टू हैव बीन। यहां पर क्या आएगा, हैव बीन। अगर आपने सेट टू के फॉर्मेशन की वीडियो को देखा है इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इन सेंटेंसेस को ना बना पाते। और आपको मैंने ये सब चीजें बताई थी उसमें। पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो मूल सेंटेंस है, जो बेसिक सेंटेंस है, वो किस तरह का है, उसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है सेट टू के फॉर्मेशन में। और सेड के बाद टू बी लगेगा या टू हैव बीन लगेगा, ये इस बात पे डिपेंड होगा जो एक्शन है वो भविष्य में लिया जाएगा या वो पास्ट में लिया जा चुका है। अब ये जो क्वेश्चन है, यहां पर एक सेंटेंस आपको दिया गया है। सबसे पहले तो ये देखिए क्या है, I''D। कॉन्ट्रैक्शंस में मैंने आपको क्या बताया था, कैसे प्रोनाउंस किया जाता है इसको, I had to go home yesterday। अब ये जो I had है, ये I had किसका कॉन्ट्रैक्शन है, यानी किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये I had का या I would का। सोचिए, आपने मॉडल वर्ब्स की वीडियो में had to के बारे में पढ़ा है ना। क्या मतलब होता है, had to का यूज कब करते हैं सेंटेंस में, जब किसी काम को करना पड़ता था या करना पड़ा, इन 3 केसेस में हम had to का यूज करते हैं। सही। तो अच्छा, दूसरा, क्या आपने would to का यूज पढ़ा कभी, इसका यूज कभी देखा आपने, would के साथ डायरेक्ट to आया, कभी देखा आपने, कभी नहीं। हाँ, आपने would like to देखा, लेकिन would to ये तो कभी नहीं देखा। तो अगर मैं यहां पर ये मान लूं कि ये would है, I would to, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। ऐसे में एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए, I had। अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब क्या निकलेगा, I had to go को कह दिया I had to go। I had to go home yesterday मतलब क्या है, मुझे कल घर जाना पड़ा। दूसरा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, वो मुझे खेलने नहीं देता।
4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, सोच समझ के आप पहले देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। इस सेंटेंस को देखते ही आपके दिमाग में आ जाता है वो मुझे खेलने नहीं देता, यानी वो मुझे खेलने नहीं देता है, यही है ना सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तातेती सही है, नेगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट वो यानी ही, कोई लड़का है, उसके बाद डज नॉट आएगा। इस ऑप्शन में डज नॉट है, इसमें भी डज नॉट है, लेकिन इन दोनों में तो है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शंस तो आउट हो गए। उसके बाद जब आप इस सेंटेंस को देखते हैं कि वो मुझे खेलने नहीं देता, तो जब भी किसी काम को करने देना या न देना वाली बात होती है, हमेशा लेट का यूज किया जाता है। ये बात हमने लेट के वीडियो में अच्छे से समझी हुई है। और आपको ये पता ही है कि लेट हमेशा, ये देखिए फर्स्ट फॉर्म यहां पर आ ही रही है। लेट की तो तीनों फॉर्म्स लेट होती हैं, लेकिन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है, दोनों जगह पे सही है। उसके बाद क्या बताया जाता है, किसे नहीं करने देता वो काम। सब्जेक्ट है वो किसे नहीं करने देता, मुझे, तो मैं आ गया ऑब्जेक्टिव पार्ट में मी, ठीक है। अब प्लेड आएगा, ये प्ले। लेट के वीडियो में आपने अच्छे से इस बात को समझा है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के बाद में, तो ये नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन सही क्या है, ऑप्शन बी। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।